इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में द्वंद्वात्मक पद्धति, उसके बाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसकी आलोचनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भूमिका। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। प्रथम शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सामाजिक विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द विश्व के मूल तत्व को सूचित करता है। तो भूमिका में क्या लिखा हुआ है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह मार्क्स के विचारों का मूल आधार है, मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, पहला है द्वंद्वात्मक और दूसरा है भौतिकवाद। तो जो द्वंद्वात्मक है वह उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जिसके अनुसार सामाजिक विकास हो रहा है, और जो दूसरा शब्द है भौतिकवाद, यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं या जो आर्थिक तत्व हैं वे विश्व के या सृष्टि के मूल तत्व हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया और दूसरा है भौतिकवाद। तो जो समाज का विकास हो रहा है वह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है, और जो विश्व है या जो समाज है उसका मूल तत्व क्या है, भौतिक पदार्थ हैं या फिर आर्थिक पदार्थ हैं। तो ये हो गई इसकी भूमिका। अब देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है। हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू किया, जबकि मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद के साथ जोड़कर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या दी है। तो जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है यह मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की है, लेकिन हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू किया था, जबकि मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली को भौतिक क्षेत्र में लागू किया है। लेकिन जो हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली है और जो मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली है, इन दोनों का उद्देश्य है सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझाना, लेकिन इन दोनों के समझाने का तरीका अलग अलग है। हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करता है, जबकि मार्क्स द्वंद्वात्मक प्रणाली को भौतिक क्षेत्र में लागू करता है। अब देखते हैं कि हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली क्या है। हीगल के अनुसार पहले दो परस्पर विरोधी विचार सामने आते हैं। इनके टकराव से इनके कुछ असत्य अंश नष्ट हो जाते हैं और बचे हुए अंश आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह है जो नया विचार अस्तित्व में आता है वह सत्य के निकट होता है। यह नया विचार फिर अपने विरोधी विचार से टकराता है, यानी कि जो परस्पर विरोधी विचार होते हैं वे आपस में टकराते हैं, और उन विरोधी विचारों के टकराने से एक नए विचार का जन्म होता है जो सत्य के अधिक निकट होता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक वह परम सत्य तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि जो विचार आपस में तब तक टकराते रहते हैं, और उन विचारों के टकराने से नए विचार तब तक उत्पन्न होते रहते हैं जब तक कि परम सत्य यानी कि अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। हीगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया तीन चरणों में आगे बढ़ती है, और ये तीन चरण हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया तीन चरणों में आगे बढ़ती है, और ये तीन चरण कौन कौन से हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब आगे देखते हैं कि हीगल इस प्रक्रिया को किस प्रकार समझाता है।
शुरू शुरू में वाद का अस्तित्व होता है जो पूरी तरह है सत्य नहीं होता है। यानी कि जो शुरू है उसमें एक विचार आता है जिसको क्या बोलते हैं, वाद बोलते हैं, और यह वाद पूर्णतः सत्य नहीं होता है। अतः वह स्थिर नहीं रह सकता है। जो शुरू में विचार आता है, जो वाद आता है, वह स्थिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पूरी तरह सत्य नहीं होता है। तब उसका विपरीत रूप अर्थात प्रतिवाद अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। वाद और प्रतिवाद में टकराव पैदा होता है, इससे संवाद उत्पन्न होता है। इस संवाद में भी कुछ अंश असत्य होते हैं, अतः यह फिर से वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ये तो हो गई हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली, यानी कि जो विचार हैं वे विरोधी विचार आपस में टकराते रहते हैं और उन विचारों के टकराने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती रहती है, और यह विचारों के टकराने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूर्ण सत्य की प्राप्ति न हो जाए। और जो हीगल है वह द्वंद्वात्मक प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करता है, और हीगल कहता है कि जब विचार आपस में टकराते रहते हैं और जब अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है तो राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। तो हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि राष्ट्र राज्य को वह अंतिम सत्य के रूप में दिखाना चाहता है। हीगल कहता है कि जो राष्ट्र राज्य है वह सर्वोच्च है, क्योंकि वह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा अंतिम सत्य के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए राष्ट्र राज्य क्या है, सर्वोच्च है। तो हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करता है। अब आगे देखते हैं, मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिक क्षेत्र यानी कि आर्थिक क्षेत्र में लागू किया है। इसमें मार्क्स ने यह समझाया है कि किस प्रकार एक सामाजिक अवस्था से दूसरी सामाजिक अवस्था में परिवर्तन होता है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में द्वंद्वात्मक पद्धति को समझाया गया है। यानी कि मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली को किसमें लागू किया है? भौतिक क्षेत्र में लागू किया है। अब आगे देखते हैं, देखो जो मार्क्स है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करना। तो इस प्रक्रिया को अपना दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत यह बताया है कि कोई भी सामाजिक अवस्था स्थायी नहीं होती है, उसमें कुछ अंतर्विरोध, कुछ संघर्ष पाए जाते हैं जिनके कारण उस सामाजिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और एक नई अवस्था अस्तित्व में आती है। तो मार्क्स कहता है कि इसी प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा और उसके बाद में साम्यवाद की स्थापना होगी, क्योंकि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती है, इसलिए पूंजीवाद में भी परिवर्तन होना बिल्कुल निश्चित है। अब आगे देखते हैं कि मार्क्स पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस प्रकार करता है। पूंजीवाद की व्यवस्था वाद है जिसमें यह दोष रहता है कि समाज पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में बंट जाता है। इस दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है तथा इसका प्रतिवाद सर्वहारा का अधिनायक तंत्र की अवस्था पैदा होती है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप साम्यवादी अवस्था उत्पन्न होती है। तो मार्क्स का उद्देश्य क्या था? एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना, और मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा यह स्थापित कर देता है या यह सिद्ध कर देता है कि पूंजीवाद की समाप्ति होने के कारण ही साम्यवादी अवस्था अस्तित्व में आएगी, क्योंकि पूंजीवादी अवस्था क्या है? वाद है,
और उसके बाद में जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र होगा वह इसका प्रतिवाद होगा, और वाद और प्रतिवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसके बाद में समवाद की उत्पत्ति होगी, और समवाद का मतलब क्या है, साम्यवादी अवस्था। तो इस प्रकार मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली को भौतिक क्षेत्र में लागू करके, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में लागू करके सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण किया है। तो ये तो गई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया। देखो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, वास्तव में तो मार्क्स ने अच्छी तरह से इसका विश्लेषण नहीं किया है, बल्कि मार्क्स ने अपने विचारों को दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए हेगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग किया है। वास्तव में तो कार्ल मार्क्स ने अच्छी तरीके से इस पद्धति को नहीं अपनाया है। अब देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र वस्तुओं का संग्रह मात्र नहीं है, यह एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर संबंधित हैं। इसलिए किसी वस्तु को समझने के लिए हमें वस्तुओं के पारस्परिक संबंध भी समझने होंगे। तो पहली विशेषता क्या है कि मार्क्स मानता है कि विश्व स्वतंत्र वस्तुओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व एक समग्र इकाई के रूप में है जिसमें सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगर हमें किसी एक वस्तु को समझना है तो उससे संबंधित अन्य वस्तुओं को भी समझना होगा। दूसरा है, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। देखो मार्क्स का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद की समाप्ति करना। तो मार्क्स किसी भी तरीके से यह दर्शाना चाहता था कि पूंजीवाद नष्ट होना निश्चित है, पूंजीवाद की समाप्ति निश्चित है। तो इसीलिए फिर सारी विशेषताएं मार्क्स बताता है कि प्रकृति हमेशा स्थिर नहीं रहती है, उसमें बदलाव होता रहता है, यानी कि एक दिन पूंजीवाद की भी समाप्ति अवश्य होगी। तो मार्क्स ने अपने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, वे यही बताते हैं कि पूंजीवाद की समाप्ति एक दिन निश्चित होगी, निश्चित रूप से समाप्ति होगी। तीसरी विशेषता है, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया आसान नहीं है, समय समय पर वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है। चौथी विशेषता है, वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वे धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ होते हैं। इसका मतलब हुआ कि मार्क्स क्या चाहता है कि समाज में क्रांति की जाए। जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, सब कुछ हारा हुआ वर्ग है, जो पूंजीपतियों का मजदूर है, वह पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करके एक झटके में पूंजीवाद को समाप्त कर दे। तो देखो मार्क्स क्या कह रहा है कि वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वे धीरे धीरे न होकर के शीघ्रता के साथ होते हैं, यानी कि मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद की समाप्ति भी शीघ्रता से हो जाएगी। अब पांचवी विशेषता है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होता है। इसका उत्तर मार्क्स हेगल की विचारधारा के आधार पर देता है। और किस प्रकार देता है कि मार्क्स कहता है कि जो प्रत्येक वस्तु है उसमें अंतर्विरोध पाया जाता है, समाज की प्रत्येक अवस्था में अंतर्विरोध या संघर्ष पाया जाता है, उस संघर्ष के कारण फिर सामाजिक अवस्था में परिवर्तन होता है। छठी विशेषता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को संपूर्ण विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। तो यहाँ पर पदार्थ का मतलब है आर्थिक तत्व है। तो मार्क्स मानता है कि जो समाज की व्यवस्था होती है वह आर्थिक तत्वों पर आधारित होती है। जैसे ही उत्पादन के साधन बदलते हैं, आर्थिक व्यवस्था बदलती है, वैसे ही सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाती है। तो ये तो हो गई
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। अब देखते हैं इसकी आलोचनाएं। तो सबसे पहली आलोचना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट। मार्क्स के दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मान्यता है, यानी कि केवल दिखावा मात्र है। मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया है। दूसरी आलोचना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद असंगतिपूर्ण धारणा। मार्क्स की यह धारणा, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा असंगतिपूर्ण भी है। एक स्थान पर मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मार्क्स मानवीय चेतना में विश्वास करता है। इसके अलावा मार्क्स ये भी कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के जो पूंजीपति हैं उनके विरुद्ध क्रांति करो। इसका मतलब है कि मार्क्स को जो मानवीय चेतना है उसमें पूरा विश्वास है, लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। इसमें असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है। तो ये हो गई दूसरी आलोचना। तो मार्क्स की धारणा में असंगति क्या है कि एक तरफ तो मार्क्स मानवीय चेतना में विश्वास करता है कि जो मजदूर है उनमें जब चेतना जागृत होगी तो वे एक होकर के पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करेंगे और फिर पूंजीवाद की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मार्क्स यह कहता है कि जो सामाजिक विकास है उसके निश्चित नियम हैं, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था अवश्य आती है। यानी कि यह अवस्था कैसे आती है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा आती है। तो इस प्रकार मार्क्स की ये दोनों बातें असंगतिपूर्ण हैं। एक तरफ तो वह कहता है कि परिवर्तन कौन करता है? मानव करता है, और दूसरी तरफ कहता है कि जो सामाजिक अवस्था है उसमें परिवर्तन के निश्चित नियम होते हैं। अब देखते हैं तीसरी आलोचना। तीसरी आलोचना है अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन। मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी है। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, लेकिन मार्क्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का यह मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण एवं संकुचित है। अब है चौथी आलोचना। चौथी आलोचना है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण। मार्क्स द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण भी है। इतिहास एक अविरल धारा है। अविरल का मतलब जो कभी रुकता न हो। तो इतिहास निरंतर चलता रहता है, इसकी कोई अंतिम अवस्था दिखाई नहीं देती है। मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई हैं वे किसी एक निश्चित समय पर नहीं आई हैं। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों में परिवर्तित हुई है। इसलिए मार्क्स की वाद प्रतिवाद और संवाद की दशाएं केवल कल्पना मात्र हैं। तो मार्क्स क्या कहता है कि जब वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है तो वह अचानक से होता है, लेकिन जो इतिहास की विभिन्न अवस्थाएं हैं वे अचानक से नहीं आई हैं, बल्कि धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में आई हैं। तो इस प्रकार जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो क्या है? दोषपूर्ण है। पांचवी आलोचना है द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक। द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक भी है क्योंकि इसमें हम इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स के विचार को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन में नए समाज की कल्पना करने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। यानी कि मार्क्स मानता है कि
जो सामाजिक अवस्था है उसमें परिवर्तन आर्थिक प्रणाली के परिणाम स्वरूप होता है। जब उत्पादन और वितरण के साधन बदलते हैं तो सामाजिक अवस्था भी बदल जाती है। यानी कि मार्क्स कहता है कि जो सामाजिक अवस्था है वह आर्थिक शक्तियों के कारण बदलती है। इसका मतलब है कि मार्क्स मानता है कि जो व्यक्ति है वह आर्थिक शक्तियों का गुलाम होता है, वह स्वयं इतिहास को नहीं बदल सकता है। तो अगर मार्क्स के इस विचार को मान लिया जाएगा तो फिर मानवीय दर्शन में नए विचारों के लिए या नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो इस प्रकार द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, खतरनाक है। छठी आलोचना है मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत यह मान लिया गया है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का ही नहीं बल्कि उत्थान और पतन का इतिहास रहा है। तो ये हो गई कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति। थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है, लेकिन इसके आगे जो टॉपिक आएगा अगर वो इसके साथ मिला करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा।